हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले क्लास में बेसिक बातें जो भी हैं बायोलॉजी से रिलेटेड उसको देखे थे और सेल के बारे में भी कुछ जानकारी लिए थे। तो फिर से देखते हैं सेल के आगे पार्ट। सेल एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेल किसको बोले थे? कोशिका। सेल मीन्स कोशिका। और ये भी बताए थे आपको जो मानव शरीर के सभी भागों और अंगों का निर्माण जो है ऊतक द्वारा होता है, और ये ऊतक जो है ये असंख्य कोशिकाओं से निर्मित होता है। जिसमें कि बात ये किया था जो मानव जो है एक बहुकोशिकीय प्राणी है, जिसमें कोशिकाओं की रचना और कार्य एक दूसरे से भिन्न भिन्न रूप में होता है। और जिसमें परिचय में अपना लोग देखे थे जो कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक साहब जो है सरल प्रकाश ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, जो कि स्वयं निर्मित किए थे, उसकी सहायता से किया था। और कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीवित कोश तो ये जो किया था तो ये मृत कोशिका था जिसपे कि रॉबर्ट हुक साहब ने अध्ययन किया था, खोज किया था। लेकिन एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवित कोशिका पर जो है जीवित कोशिका के बारे में बताया इसने, तो इसलिए इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया था। तो परिचय अपना लोग अच्छे से देख लिए थे वहाँ पे। और कोशिका सिद्धांत भी देख लिए थे। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के बारे में भी देख लिए थे। सेल थ्योरी क्या होता है, कार्य क्या है, उसका निर्माण क्या है, किसने प्रस्तुत किया है, तो प्रस्तुत देखे थे। स्लाइडर और स्वान जर्मन वैज्ञानिक थे, इसने किया था। उसमें कुछ संशोधन जो है रुडोल्फ बेट्जो ने किया था। अब दूसरा चीज जो है, अभी जो बात करेंगे प्रेजेंट क्लास, तो इसमें कोशिका सिद्धांत भी देख लिए। अब देखना है नेक्स्ट कोशिका के अवयव के बारे में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कोशिका के अवयव कौन कौन से हैं? कोशिका के अवयव जो हैं कौन कौन है? कंपोनेंट्स। तो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लॉजी बॉडी, वैक्यूल, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म। ये जो है कोशिका के अवयव हैं और इनसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए इनको बारी बारी से अपना लोग देखते हैं। तो पहला लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है, सेल वॉल कोशिका भित्ति। सेल वॉल जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो उपस्थित होता है किस में? फिर पादप में, पादप कोशिका में, कवक में और साइनोबैक्टीरिया या नील हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें जो है क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। क्या? सेल वॉल। अच्छा, पादप कोशिका जो है ये निर्मित होते हैं। इसमें सेलुलोज जो है 55 से 60% और पेक्टिन और लिग्निन, मोम, ये तीनों जो है, इन तीनों का कंपोनेंट्स जो है 40 से 45% रहता है। वहीं अगर कवक की बात करें तो कवक जो निर्मित होता है काइटिन से, और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया निर्मित होता है पेप्टिडोग्लाइसिन से। क्लियर? ठीक है। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, अंदर वाले जो भाग हैं ये पादप कोशिका का चित्र आपको हम आगे दिखा देंगे। तो अंदर वाले भाग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और बाहर वाले भाग जो है उसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज जान गए। जो सेल वॉल जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। फिर उपस्थित कहाँ होता है? तो पादप कोशिका में, कवक में, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में। निर्मित भी जान गए। जो पादप कोशिका जो निर्मित होता है उसमें सेलुलोज 55 से 60%, पेक्टिन, लिग्निन, मोम ये 40 से 45% होता है। कवक का निर्माण जो है काइटिन से होता है और
ब्लू ग्रीन एल्गी जो निर्मित होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइसिन से होते हैं। क्लियर बात। अब हम लोग नेक्स्ट बात सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं उसका करते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका कला या इकाई झिल्ली, ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। सेल मेम्ब्रेन सभी प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। इसका निर्माण जो है यानी निर्मित जो है फास्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की इकाइयों से होता है। और फास्फोलिपिड जो होता है ये बायलेयर होता है, ठीक है, बायलेयर होता है। इसका गुण क्या है सेल मेम्ब्रेन का? गुण ये है जो ये अर्धपारगम्यता प्लस चयनात्मक पारगम्यता। अर्धपारगम्यता, अब देखिए अगर कोई विलयन है जिसमें विलयन है, विलय की मात्रा ना हो, विलायक की मात्रा हो तो विलयन कहलाता है, ये आप जानते होंगे। तो अर्धपारगम्यता जो है ये विलयन से संबंधित है। तो इसका गुण क्या है सेल मेम्ब्रेन का? जो अर्धपारगम्यता होगा, साथ ही साथ चयनात्मक पारगम्यता भी होगा। तो अभी अपना लोग इनके अवयव में किसका बात कर लिए? सेल वाल का बात कर लिए और सेल मेम्ब्रेन का कर लिए। नेक्स्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया, और इससे सवाल अच्छा खासा पूछा जाता है, इसको थोड़ा अच्छे से जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया की जहाँ तक बात करें तो ये एक खोखली और बेलनाकार रचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अब भाई कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य जो है जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच होता है, यानी सेल वाल। अभी आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, दोनों में होता है, ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए सेंटर कहाँ होगा? केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में, तो यानी इसमें जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो, हाँ, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका, तो ये जो है कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। और ये केवल कोशिका के प्रकार आपको नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे, जानेंगे अपन लोग। तो उसमें जो प्रकार जो होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जिसका मुख्य कार्य जो रहता है शोषण क्रिया को संपादित करना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचनाएं एक होते हैं, उसको मीसोसोम पाई जाती है जो शोषण कार्य तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो और एक माइटोकॉन्ड्रिया स्तनधारियों की परिपक्व तथा फ्लोएम की सीव ट्यूब में नहीं पाई जाती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया किसमें? जंतु प्लस पादप दोनों में उपस्थित होता है। अनुपस्थित कहाँ होता है भाई? तो अनुपस्थित आपको मैंने भी बताया जो 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये अनुपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एग्जाम में रेलवे में पूछा गया है, द पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका कार्य क्या रहता है? ऊर्जा उत्पादन करना। कोशिकीय शोषण का केंद्र, कोशिकीय शोषण का केंद्र है और यहां से एटीपी संश्लेषण का केंद्र, एटीपी ऊर्जा, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा मुद्रा में। ये जो है ना, ये एटीपी की जहां तक बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायु की उपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है और जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कि माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु और कुछ आरएनए, राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक घटक मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी मतलब कोशिका में
माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होता है ना, संख्या जो है वो 50 से 50,000 प्रति कोशिका होती है। ठीक है, संख्या की अगर यहाँ तक बात करेंगे तो ये तो छोटी छोटी बात था माइटोकॉन्ड्रिया का। अपना लोग देखें 1 एटीपी बराबर जो होता है वो होता है 7.2 किलो कैलोरी। 7.2 किलो कैलोरी। ये जो है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहलाते हैं, अर्थात सेल विद इन द सेल। अरे भाई, सेल विद इन द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें, अभी मैंने बताया, जो इसमें डीएनए तथा राइबोसोम उपस्थित होता है। इसमें डीएनए तथा राइबोसोम उपस्थित होता है। इसकी खोज किसने किया भाई? कोलिकर। और नामकरण कार्ल बेंडा बायोप्लास्ट के फॉर्म में। ठीक है। वहीं अगर माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया भाई? तो रिचर्ड अल्टमैन महोदय जो है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। हर एक फैक्चुअल डाटा को आपको ध्यान में रखना है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए कोशिका के अवयव में। अब नेक्स्ट जो अवयव है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड, थोड़ा आरएनए हम बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में जानेंगे, थोड़ा अभी समझिए। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, और जिन पर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में इन्हें सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था राइबोसोम को। किसमें भाई? जंतु कोशिका में। इन्हें पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। खोज किसने किया? जंतु कोशिका में पैलेट महोदय, तो इसीलिए इसे पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं, और इसका कार्य मेनली क्या हो जाता है? प्रोटीन संश्लेषण का। और प्रोटीन संश्लेषण के समय 4 से 5 राइबोसोम समूह जो है एमआरएनए में एकत्रित हो जाते हैं। एमआरएनए में, आगे आप लोग जानिएगा जो एमआरएनए क्या होता है। एमआरएनए में एकत्रित हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और इनको, जिन्हें पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। राइबोसोम का निर्माण जो है केंद्रिका के द्वारा होता है। अच्छा, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं भाई? राइबोसोम को बोला जाता है। कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव में मुक्त रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर रहता है। ये कोशिका में तो पाया जाता ही है, क्योंकि अवयव तो है उनके, तो पाया जाएगा ही ना। लेकिन ये कहाँ रहता है भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका द्रव में मुक्त रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर ये मौजूद रहते हैं। क्लियर बात? यानी राइबोसोम के बारे में भी आप लोग जान गए। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हैं, अवयव हैं, वो लेते हैं हम लोग लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या होता है भाई? ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और इनका जो निर्माण होता है ना, वो होता है पैकेजिंग, यानी पैकेजिंग द्वारा जो है ग्लोजी काय में होता है। और इनमें जो है सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम्स जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, फास्टेज, ये सब पाए जाते हैं। और लाइसोसोम अपने एंजाइम्स के कारण जो है अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। ठीक है। और तो कभी कभी ये होता क्या है, जो कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। अपनी ही कोशिका का
पाचन कर अगर नष्ट कर देंगे, अपने से ही कोई अगर अपना मृत्यु कर लेता है तो उसी को आत्महत्या बोलते हैं ना भाई। तो इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इसे एटम बम ऑफ द सेल भी बोला जाता है। एटम बम ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। इसके खोजकर्ता जो थे डी डुबे लाइसोसोम के खोजकर्ता थे। इनका कार्य क्या होता है भाई? मेनली क्या होता है भाई? इसका कार्य जो है ना, अपशिष्ट प्रबंधन करना। और आपको जैसे मैंने बताया, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट बात, तो ये हो गई लाइसोसोम की बात, जिसमें मैंने आपको बताया जो ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं दोनों में, लेकिन जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका निर्माण पैकेजिंग द्वारा गोल्गी काय में होता है और इनमें सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम्स यानी लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, फास्टेज अन्य पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो मेनली काम क्या है? एंजाइम्स, पाचन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट अवयव जो है सेल की, कोशिका के नेक्स्ट अवयव की बात हम लोग करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका। अब ये क्या होता है भाई? ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली चपटी नलिका सदृश रचना होती है, चपटी सा। जो क्या करता है ना, कोशिका में मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है और यह केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली हुई होती है। देख रहे हैं ना यहाँ पे? तो ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक, केंद्रक से कोशिका झिल्ली, मान लीजिए केंद्रक यहाँ होगा, केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली होती है। और यहाँ देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम है। और है क्या ना, ये केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक जो फैली रहती है, तो ये दो प्रकार की हो जाती है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ और स्मूथ का जो है बात, तो रफ जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह पर रहता है, यानी सतह पर राइबोफ्लोरिन प्रथम व द्वितीय की सहायता से जुड़े रहते हैं। राइबोसोम के कारण ही इनकी सतह खुरदरी होती है। देख रहे हैं ना, हर जगह पे राइबोसोम है, जिसके वजह से ही ये खुरदरी होती है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह प्रोटीन संश्लेषण व स्रावन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वहीं अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, तो इसकी सतह पर राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण, राइबोसोम है कहीं पे दिख रहा है? नहीं है। तो अगर राइबोसोम नहीं है तो ये खुरदरा नहीं रहेगा। अनुपस्थित के कारण यह चिकनी होती है। यह लिपिड ग्लाइकोजन तथा स्टेरॉइड संश्लेषण में सहायक होते हैं। वसा के लिए सतह है ये। किस चीज के लिए? वसा के लिए। प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा सतह है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वसा के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मेनली कार्य की जहां तक बात कर रहे हैं, तो कोशिकीय परिवहन के लिए सतह उपलब्ध कराता है। ये कोशिकीय परिवहन के लिए सतह उपलब्ध कराता है। यानी अब गाड़ी चल रहा है तो उसके लिए रोड चाहिए ना भाई, इसलिए इसको हाईवे ऑफ द सेल बोला जाता है। हाईवे ऑफ द सेल किसको बोला जाता है भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को चलने के लिए हाईवे दिया जा रहा है। हाईवे ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला जाता है। क्लियर बात? मेनली आप लोग कार्य भी देख लिए। कोशिकीय परिवहन के लिए सतह उपलब्ध कराता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सतह कौन उपलब्ध कराता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वसा के लिए सतह जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपलब्ध करवाते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से आपने जान लिया। अब एक छोटा सा ये है ग्लोजी बॉडी या ग्लोजी काय। ग्लोजी बॉडी या इसे ही याद रखना है, ग्लोजी बॉडी को ही मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा।
माइंड में आ गया। तो ग्लोजी काय, ये क्या होता है ना, ग्लोजी काय को पौधों में डिप्टियोसोम कहा जाता है। पौधों में इसे डिप्टियोसोम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको तुरंत मालूम भी चलेगा। डिप्टियो, एक मिनट, डिप्टियो, डिप्टियोसोम, डिप्टियोसोम कहा जाता है। ग्लोजी काय का मुख्य कार्य जो है ना, मुख्य कार्य ये पैकिंग, संशोधन, परिवहन का नियंत्रण करना, यानी पैकेजिंग, स्टोरेज, सेक्रेशन करना। ग्लोजी काय ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। किस चीज का भाई? ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का जो है ये प्रमुख स्थल है। हम लोग जानेंगे क्या होता है। अच्छा, ग्लोजी बॉडी का खोज किसने किया भाई? खोज कैमिटो ग्लोजी नाम के वैज्ञानिक ने किया था ग्लोजी बॉडी का खोज। और इसका कार्य पैकिंग, संशोधन, परिवहन का नियंत्रण। अच्छा, परिवहन का नियंत्रण कौन करता है? यातायात का नियंत्रण कौन करता है भाई? गाड़ी चलते रहता है उसका, अरे इधर जाओ तुम इधर जाओ, ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो ग्लोजी बॉडी को यातायात निरीक्षक भी बोलते हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल ग्लोजी बॉडी को बोला जाता है। क्लियर बात? तो आपने अवयव में ग्लोजी बॉडी तक देख लिए। अच्छा, ये चीज थोड़ा देख लीजिए। तो अभी आपको मैंने दिखाया था, वैसे इसको फिर दिखाएंगे। जंतु कोशिका की संरचना देखिए, यहां पे है ये जंतु कोशिका की संरचना, और ये है पादप कोशिका की संरचना। ठीक है, अब इसमें आपको सारा दिख रहा होगा। ये देखिए, अभी अपना लोग जो पढ़े, क्या पढ़े भाई? लाइसोसोम। ये लाइसोसोम देखिए यहां पे है, मौजूद है। उसके बाद यहां पे चिकनी अंतःद्रवी जालिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस पे राइबोसोम नहीं है। और वही यहां देखिए खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका जो है, ये इस पे राइबोसोम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब राइबोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली तो देख ही रहे हैं। और क्या पढ़े हैं अभी आप? ग्लोजी उपकरण, ये हैं ग्लोजी उपकरण दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में पाया जाता है। उसके बाद और आप क्या पढ़े? राइबोसोम की बात भी दोनों में किया गया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, ये भी दोनों में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर देखेंगे क्या क्या चीज है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बायोलॉजी के साथ।